बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान में मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज बात होगी प्रोग्राम में मनशियात के हवाले से। मनशियात कितनी इकसाम की होती हैं? पाकिस्तान में मनशियात का धंधा, मनशियात का इस्तेमाल हर आने वाले दिन के साथ साथ इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि मनशियात आपको सुकून देती है। जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे सुकून देती है ये? कैसे मनशियात का आदी शख्स अपने घर से बरी ज़िम्मा होकर, अपनी ज़िम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होता है, या खुश होता है, या आसानी और सुकून महसूस करता है। ये मनशियात बेसिकली, इसका धंधा जो रोज़ बरोज़ है वो बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कौन से हाथ मुलविस हैं? क्या बैरूनी अवामिल, जिसको हम एक बार फिर हम उसी तनाज़र में अगर बात करें 5th जनरेशन वॉर के हवाले से, केमिकल वॉर के हवाले से, तो क्या ये भी उसी वॉर का हिस्सा है? रोज़ बरोज़ बैनुल अक़वामी मनशियात पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। इम्पोर्ट भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है? हुकूमत जो केसेस रिपोर्ट हो रही हैं, चाहे वो मुल्ज़मान पकड़े जा रही हैं, छोटे मुल्ज़मान हैं या बड़े मुल्ज़मान हैं, या मुल्ज़मान भाग जाते हैं, फिर जब ये मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं तो उसके बाद जुडिशरी में जाकर उनका एक लंबा ट्रायल चलता है। उसमें भी जो असल लोग होते हैं वो निकल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो फंस जाते हैं, वो भी कुछ अरसे के बाद इस कानून के जाले में से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाते हैं। तो देखना ये है कि हमारा कानून इस कदर कमज़ोर है, हम खुद इस कदर करप्ट हैं, या हमारी ऐसी कहाँ पर इदारों से गलतियाँ हो रही हैं, या हमें हमसे गलतियाँ करवाई जा रही हैं, जिसके बाद हर आने वाला दिन ऐसे जराइम जो मनशियात के हवाले से ख़ास तौर पर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी कायम हैं, उनके बारे में भी कोई अच्छी हवाएं नहीं हैं, अच्छी खबरें नहीं हैं। वो लोग भी मनशियात के आदि नशावर अफराद को ले जाते हैं, अपना उनका एक सेटअप मौजूद है, और वहाँ पर ले जाकर ज़बरदस्ती जिस तरीके से टीके लगा के, इंजेक्शंस लगा कर उनके वारिसान से पैसे बटोरते हैं, और उसके बाद या तो वो शख्स मार दिया जाता है, मर जाता है, या वो शख्स भाग जाता है, और उसके बाद वही रिहेबिलिटेशन सेंटर चल रही हैं। बेताशा केसेस इस हवाले से रिपोर्ट हुए हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, अभी हालिया एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क भर में जो 23 कार्रवाइयाँ की हैं, इन कार्रवाइयों के दौरान कुल 6,748 किलो 339 ग्राम मनशियात बरामद हुई, जिसमें से 77 किलो 835 ग्राम हेरोइन, 660 किलो 768 ग्राम चर्स, 1470 ग्राम आइस, 1 किलो 86 ग्राम कोकीन, 7 किलो 180 ग्राम मशकूक किस्म की मनशियात बरामद हुई। इसी दौरान 15 से ज़ायद गाड़ियों को भी कब्जे में लिया गया, जबकि 26 कुल मुल्ज़मान को ज़ेर हिरासत लिया गया, जिसमें एक गैर मुल्की भी शामिल है। और इस तरह से 234.325 मिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार ये जो होने जा रहा था, इस कोशिश को नाकाम बनाया गया, जो कि एक बहुत ख़तरनाक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोशिश और साजिश थी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जेलों में, बड़ी जेलों में, जिनमें अडियाला जेल का भी नाम सर फहरिस्त है, वहाँ पर भी आदी मुजरिमान और मुल्ज़िमान अंदर बैठ के ये धंधा खुद अडियाला जेल के अंदर और बाहर भी ये धंधा कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं, कौन लोग उसमें मुलविस हैं, किन की मदद से कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जांचने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, उसका सदेबाब क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब ज़फ़र इकबाल तारड़, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपको वेलकम कहेंगे इनके साथ। जबकि हमारे जो दूसरे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, मोहम्मद उस्मान मुगल, जो JNN न्यूज़ के नुमाइंदा हैं, उस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे। अडियाला जेल में जो हालिया कार्रवाई हुई है, कुछ एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया है, कुछ लोग वहाँ से पकड़े गए हैं, और वहाँ पर वो जो मनशियात का धंधा अरूज पर है, उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले उस्मान मुगल साहब से बात करेंगे। उस्मान मुगल साहब, आप लाइन पर हैं हमारे साथ? जी जी। उस्मान मुगल, आप बताइएगा इस हवाले से कि जो अभी रिसेंटली अडियाला जेल में जो मनशियात के हवाले से जो कार्रवाई है, उसकी रोकथाम के हवाले से हुई है, और कुछ लोगों को पकड़ा गया जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल है, उस हवाले से क्या रिपोर्ट है आपके पास?
जी बहुत शुक्रिया कि आपने इस हवाले से, क्योंकि जुड़वा शहरों के अंदर जो बड़ी खेप है मंशियात की सप्लाई करने वाले जो लोग हैं वो अमले के अपने लोग हैं, इस हवाले से आपने मौक़िफ़ जो है वो सामने रखने के लिए मुझे जो है वो वक्त दिया, इस पर मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। और क्योंकि जुड़वा शहरों के अंदर गुज़श्ता 2 से 3 माह के दौरान जो है वो एक बड़ी खेप जो है खुफिया तरीके से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो सप्लाई की गई। तालीमी इदारे जो है वो सरे फहरिस्त हैं जहाँ पर ये मंशात की बड़ी जो खेप थी इसे जो है वो तालिब इल्मों तक जो है वो पहुँचाया गया, और इसके अंदर जो इदारे हैं उनके अपने ही लोग जो है वो मुलविस हैं। सेंट्रल जेल अडियाला जो है वो रावलपिंडी की बड़ी जेल है, और यहाँ पर जो है वो बड़े बासर लोग जो है वो रिहाइश पजीर हैं, जो तमाम तर जेल के जो इंतजामात हैं मोबाइल फोन की सप्लाई से लेकर मंशात की सप्लाई तक, और बाहर से जो माफिया बैठ कर इसको कंट्रोल कर रहा है, तो पहले से जो है वो तमाम तर खबरें जो है वो गर्दिशकारी हैं। क्योंकि सेंट्रल जेल अडियाला के अंदर जो है वो अमले की जानिब से मंशियात और मोबाइल फोन स्मगलिंग करने का इंकशाफ हुआ, और इससे गुज़श्ता रोज जो है वो हमने इस खबर को नशर भी किया था, और बाकायदा तौर पर जो खुफिया फुटेज से अंदर से जो बनाई गई थी वो भी हमने जो वो स्क्रीन पर लाई। क्योंकि जेल अमले के 2 अफराद जो है वो मंशियात और मोबाइल फोन और नकदी जो है उसकी सप्लाई के अंदर जो वो मुलविस हैं, जो बाहर से नगद रकम, मोबाइल फोन और मंशियात जो है खुफिया तरीकों से जो वो अंदर लेकर जाते हैं, और जो मान हैं, जो हवालाती हैं, जो कैदी हैं, उनमें ये जो है वो खुफिया तरीके से सप्लाई की जाती है। इस हवाले से जो हसास इदारे हैं उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई, और जेल वार्डन जो है मोहम्मद अमजद उनके कब्जे से 114 ग्राम स्टैंप जो है वो बरामद की गई, जबकि उनके साथी के कब्जे से नगद रकम और 3 अदल मोबाइल फोन जो है वो बरामद किए गए हैं। वाकया जो है वो CNN न्यूज ने जो है वो इसको बेनकाब किया, और सेंट्रल जेल ये तो आप बता रहे हैं कि मोबाइल चीजें बरामद हुई हैं, ये चीजें इतनी सिक्योरिटी के अंदर कैसे अंदर गई है? किस कौन लोग इसमें मुलविस है? क्या इदारे के खुद लोग भी इसमें मुलविस हैं, या कोई और तरीका है? जब इनको हवालात के लिए पेश किया जाता, लाया जाता, तो इनकी प्रॉपर तलाशी नहीं की जाती, क्या तरीका क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, इस हवाले से क्योंकि जो भी हवालातियों से मुलाकात करने के लिए जो मुलाकाती आते हैं उनका बाकायदा तौर पर 3 मुकामात हैं सेंट्रल जेल अडियाला के जहाँ पर जो वो तलाशी ली जाती है, लेकिन अमले के अपने ही लोग हैं जो खुफिया तरीकों से ये चीजें अंदर पहुंचाने में मसरूफ नजर आते हैं, और मंशियात और मोबाइल फोन की सप्लाई में मुलविस दोनों जो अफराद हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। जेल के अमले के दोनों अफराद के खिलाफ थाना सदर बैरूनी पुलिस ने गुज़श्ता रोज जो वो मुकदमा भी दर्ज किया है, और मुकदमा जो वो सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला साकिब अमीन की मुद्दत में जो वो दर्ज किया गया, और इससे कबल भी थाना बैरूनी के अंदर जो वो 3 दरखास्तें जो वो मौसूल हुई हैं, और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से 1 माह कबल इसी सेंट्रल जेल अडियाला में मंशियात की सप्लाई पर एक इंक्वायरी भी मार की गई थी, जिस पर जो वो सूबाई वजीर जेल खानाजात शाहजुल हसन चौहान जो है उन्हें मुंतखब किया गया था कि आप जो है वो तमाम तर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसे वजीर आला तक जो वो अरसाल करें। लेकिन सब अच्छी की रिपोर्ट जो वो पेश की गई, उससे कबल भी सेंट्रल जेल अडियाला के अंदर ये जो भी आप बता रही है पहले भी इस हवाले से हाईलाइट हुई है और इंक्वायरी भी मार की गई है, सब अच्छे की रिपोर्ट तो चले आ गई है। आप समझते हैं कि ये इससे पहले भी कई दफा ये बहुत अरसे से एक सिलसिला चला आ रहा है, और ये पहले भी कई दफा इस तरह की चीजें रिपोर्ट हो चुकी हैं, क्या ऐसी पहले भी रिपोर्ट हुई है, सामने आई बातें? जी बिल्कुल, इस हवाले से क्योंकि अमले के जो लोग हैं वो जेल के अंदर से राशन की चोरी से लेकर मंशियात की सप्लाई तक तमाम तर जो अमले के लोग हैं वो इसके अंदर जो वो शामिल हैं, और 7 अमले के अफराद जो है उन्हें इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो वो मुअत्तल किया गया था, लेकिन मुअत्तली ताकि जो वो तमाम तर मामला जो वो रखा जाता है, और जो अफसरान है उन्हें सब अच्छी की रिपोर्ट जो वो पेश की जाती है। लेकिन ये पहली मरतबा इस तरह हुआ कि सेंट्रल जेल अडियाला के अंदर मंशियात की सप्लाई करने वाले दोनों जो अमले के एहलकार थे उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, और उनके हवाले से जो सेंट्रल जेल अडियाला है इंतजामिया की जानिब से उनको IG जेल खानाजात जो है उनको तहरीरी तौर पर आगाह किया गया है कि दोनों जो मुल्ज़मान है, जो अमले के लोग हैं, उनकी जानिब से इस जुर्म को जो वो कबूल भी कर लिया गया है कि वो अरसे दराज से जो है वो ये दोनों अमले के जो लोग हैं, ये जो सेंट्रल जेल अडियाला के अंदर जो मुल्ज़मान जो कैदी मौजूद है उनके अंदर ये सप्लाई जो है वो मंशियात की करते हैं। मोबाइल फोन जो है पैसों के इव्ज़ जो है वो उनको अंदर भिजवाया जाता है, और अंदर से बैठ कर जो माफिया है जो बाहर जो है लोगों की अगवाकारियों के अंदर जो मुलविस है और अगवा बराए तावान की वारदातों के अंदर मुलविस है,
उनको सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। और इसके अंदर तमाम तर अमले के लोग जो है वो मुलविस हैं, जो अंदर उनको मोबाइल फोन की सहूलियात जो है वो फराम करते हैं, नगद रकम अंदर तक उनके लिए पहुंचाई जाती है, पहुंचाया जाता है, खाने के अंदर जो है वो आपने अभी बताया मोबाइल फोन मुहैया किया जाता है। कुछ लोग मुलविस होते हैं, जाहिर है ये छोटे लेवल पे मुलविस होते हैं और तलाशी के दौरान चेक नहीं करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं या प्री प्लान तरीके से भिजवा दी जाते हैं। अगर ये कंसिडर भी कर लीजिएगा, अगर ऐसा है तो हाई एप्स डेफिनेटली इस पर नजर रख के बैठे हुए हैं और वो हाई एप्स ऐसा नहीं चाहते, ना होने देंगे। इसी वजह से कई दफा इंक्वायरीज भी हेल्ड की गई है। तो आप नहीं समझते कि वहां पर मोबाइल फोन पहुंचना मकसद नहीं है, लेकिन वहां पर अगर टेलीफोन के सिग्नल्स आ रही हैं, अगर उनको जैमर्स लगेंगे, अगर सिग्नल वहां पर रोक दिए जाए जैमर्स की वजह से, तो शायद ये बड़ी आसानी से सारा सिलसिला रुक सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत हसास है इलाका, क्योंकि काफी खतरनाक कैदी जो है वो सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर जो है वो मौजूद है और 60 लाख की आबादी का इतना बड़ा शहर है और जराइम की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चोरी, डकैती, राजनी, कत्ल, इक़दाम कत्ल की और इससे भी संगीन जो दहशतगर्दी की दफात हैं उनके तहत जो लोग हैं, जो मुल्ज़मान है वो सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर जो है कैद है। क्योंकि सेंट्रल जेल अडयाला के चारों तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट जो है वो रखी जाती है, लेकिन तमाम तक सिक्योरिटी जो है वो उसके दावे जो किए जा रहे थे इंतजामिया की जानिब से, उसका पोल जो है वो खुल चुका है। और जहां तक मोबाइल फोन की बात है, मोबाइल फोन के सिग्नल जो है उनको गायब करने के लिए जैमर्स जो है वो भी नस्ब किए गए हैं, लेकिन जो खुफिया डिवाइसेज हैं, मशकूक डिवाइसेज हैं, उन्हें खुफिया तरीकों से सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर जो है वो पहुंचाया जाता है, जहां से मोबाइल फोन जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं और तमाम जैमर्स जो है मोबाइल फोन के सामने जो है वो बेकार नजर आते हैं। सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर खुफिया डिवाइसेज जो है उनके जरिए ये मोबाइल फोन जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है। तमाम कैदी जो है उनके पास ये खुफिया डिवाइसेज मौजूद, इससे पहले भी जो है वो सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर जो हसास इदारे हैं उनकी इतला पर जो वो कार्रवाइयां की गई। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो वो मोबाइल फोन जो है वो पकड़े गए, नगद रकम जो थी वो बरामद की गई, ब्लेड जो है वो बरामद किए गए। उसके साथ साथ जो खुफिया डिवाइसेज हैं सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर वो भी पकड़ी गई, लेकिन पुलिस और रेंजर्स जो थी उनकी जानिब से ये मुश्तरका तौर पर ये कार्रवाइयां की गई थी और जेल कवानीन जो है उनकी खिलाफवर्जी पर जो मुल्ज़मान सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर मौजूद हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का फैसला भी किया गया था। क्योंकि बड़ी तादाद में मोबाइल फोन जो है वो बरामद किए गए थे, छुरियां बरामद की गई थी और साथ साथ जो है वो तेजदार आलात जो है वो बरामद किए गए थे, ब्लेड जो है वो बरामद किए गए थे, खुफिया डिवाइसेस बरामद की गई थी। लेकिन क्योंकि जब अमले के अपने ही लोग सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर तमाम तर चीजें ये पहुंचाने में मसरूफ हैं, उससे जो है वो अफसरान की तमाम तर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो बेमकसद साबित हो जाती है। क्योंकि जितने भी लोग हैं उनके लिए ये अलाकार की जो है वो अलाकार की सहूलत ये इनकी जानिब से जो है वो फराहम की जाती है। अलाकार बनने के बाद एक और बात बताइएगा कि जेल के अंदर जो लोग ये धंधे में मुलविस हैं वो कौन लोग हैं? वो प्री प्लान जेल के अंदर भिजवाए जाते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, या ऑलरेडी जो जेल के अंदर काम मुल्ज़मान पकड़े गए हैं या जो सजा याफ्ता हैं उनका कोई ऐसा अमल दखल है और वो पूरा प्री प्लान एक गैंग है जो जेल के अंदर भी काम कर रहा है और जेल के बाहर भी काम कर रहा है? जी, ये जो अरसा दराज से सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर जो है वो अपनी सजा काट रहे हैं उन 62 लोगों की जानिब से, क्योंकि अंदर जो है वो गैंग बने हुए हैं, बिच्छू डकैत गैंग है, दीगर गैंग हैं और इस तरह के गैंग जो है वो अंदर से बैठकर जो शहर भर के अंदर होने वाली जो वारदाती हैं, चोरी की वारदात है, डकैती की वारदात है, कत्ल और इक़दाम कत्ल की जो वारदात है, इसे सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर से एक खुफिया तौर पर एक माफिया जो है इसको कंट्रोल कर रहा है और तमाम तर इदारे जो है वो पुलिस होगी इनकी जानिब से सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर जो वो कार्रवाइयां भी की गई और ये तमाम तर बाहर बैठ कर ये जितने भी ये घरौने काम जो किए जाते हैं इसका हिस्सा जो है ये माफिया सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर को वसूल करता है। अगवा बराए तावान की जो वारदातें हैं उन वारदातों के अंदर भी इस मुनज़्ज़म गिरोह जो सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर जो है वो मौजूद है, जो बैरिक इंचार्ज हैं इनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अपना हिस्सा जो है वो वसूल किया जाता है और ये हिस्सा जो है वो इंतजामिया तक जो वो पहुंचाया जाता है। और इससे पहले जो है वो जराए जो है उनकी जानिब से ये इस बात की भी तस्दीक की गई कि सेंट्रल जेल अडयाला की इंतजामिया जो है वो मजबूरी तौर पर जो वो 60 लाख रुपया जो है वो मंथली वसूल की जाती है। 7 लाख रुपए मंथली वो जो मुल्ज़मान हैं, जो कैदी हैं, उनसे वसूल की जाती है और इसमें जो है वो एक सियासी शख्सियत है उनका भी नाम आ रहा है और उनके ऊपर जो वो दबाव डालने के लिए सूबाई वज़ीर जेल खाना जात जो है वो मैदान में कूदी है। क्योंकि सेंट्रल जेल अडयाला जो है वो सूबाई वज़ीर जेल खाना जात की रिहाइशगाह से आधे घंटे की मुसाफत पर जो वो मौजूद है, लेकिन उस पर जो वो मौसूफ सूबाई वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान जो है
उन्हें 12 मरतबा जो है वो इसकी जानिब जो है वो उनकी नजरसानी करवाने के लिए उनको बताया भी गया, लेकिन वो सूफ, मुल्तान और पंजाब के दीगर जो इजला है उसके अंदर जो मौजूद जेलें हैं वहाँ पर हंगामी दौरे करते नजर आती हैं। और इस तरह की तमाम सर जो कार्रवाइयाँ होती हैं, ऐसी नहीं है कि कार्रवाई को नहीं हो रही है और ये बहुत अच्छे से सिलसिला चलता आ रहा है। इसकी 12 इंक्वायरियाँ भी हुई हैं। आप कहते हैं कि जो इंतजामिया है, जो इसका ढांचा है अडयाला जेल के कंट्रोलर का, उस ढांचे को भी इसका पूरा हिस्सा जाता है, यहाँ तक कि सियासी शख्सियात का भी नाम आ रहा है। कुछ बता सकेंगे इस इंतजामिया में कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन से बड़े बड़े हाथ मुलविस हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही, इंक्वायरी नहीं हो पा रही? जी बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल जेल अडयाला जो है वो रावलपिंडी की बाअसर सियासी शख्सियात के लिए और इंतजामिया के लिए एक सोने की कान है और इससे बहुत ज्यादा जो है वो तमाम तर लोग इस बहती गंगा में हाथ धोते जो है वो नजर आते हैं। सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला साकिब अमीन जो है वो बखूबी इल्म रखते हैं तमाम तर वाकयात के हवाले से, क्योंकि सेंट्रल जेल अडयाला जो मंशियात के हवाले से सिर्फ जानी पहचानी नहीं जाती, क्योंकि यहाँ से मोबाइल फोन की स्मगलिंग, नकदी, मंशियात और दीगर जो शहर बारी के अंदर होने वाले जो संगीन नोयत के वाकयात हैं उसकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेंट्रल जेल अडयाला जो है वो जरूर लिंक करती है। क्योंकि इससे पहले ही जब अमले के जो अफराद थे पाक की तारीखी के अंदर अवलातियों और कैदियों का जो राशन था वो खुर्द बुर्द करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उसे फरोख्त किया जाता था, जिसके बाद मेडिसन का एक जो है वो ये गोरख धंधा भी सेंट्रल जेल अडयाला का सामने आया था कि गैर कानूनी तरीके से अंदर से अद्वियात जो है वो उनको तरीके में बाहर जो है वो फरोख्त किया जाता है। पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह है। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात ये कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ताल्लुक भी शहर रावलपिंडी से है, सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत जो है उनका ताल्लुक भी शहर रावलपिंडी से है, पार्लिमानी सेक्रेटरी ANF शेख राशिद शफीक उनका ताल्लुक भी जो है वो रावलपिंडी से है। उसके साथ साथ जो सूबाई वज़ीर बराए लिटरेसी नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन राशिद हफीज उनका ताल्लुक भी जो है वो रावलपिंडी से है। और उसके साथ साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेवेन्यू पंजाब चौधरी अदनान उनका ताल्लुक जो है रावलपिंडी से है। और इतनी 6 बड़ी शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक जो है रावलपिंडी से है। उसके साथ साथ मशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद वो रावलपिंडी से है और इंस्पेक्शन टीम वज़ीर आला पंजाब और वो मजीद जो हैं वो कार्रवाई करने से खुद गुरीज़े हैं। और कुछ ऐसे हालात नज़र आती हैं कि ये खुद इनका कोई, जैसे अभी उस्मान ने बताया कि इनका शायद जो इंतज़ामिया है अडयाला जेल की और इंतज़ामिया के साथ कुछ जो सियासी शख्सियात जुड़ी हुई हैं, बासर लोग जुड़े हुए हैं, शायद उनको भी कुछ इसका हिस्सा जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ आज अरसा दराज से जब से ये अडयाला जेल बनी है जो बाअसर लोग होती हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग हैं, वो ये कारोबार इन सियासी इन धंधों में मुलव्विस हैं, वो अपने कारोबार में कुछ गरीब लोगों को सामने फ्रंट पर रख कर उनको इस्तेमाल कर कर अपने धंधा कर रही हैं। और जिसके बाद वो आदि मुल्ज़मान और मुजरमान बनने के बाद ख़ुद अडयाला जेल के अंदर बैठ कर न सिर्फ मंशियात के हवाले से बल्कि दीगर जो बड़े क्राइम्स हैं, अगवा बराए तवान के हवाले से, चोरी डकैती, इवन कत्ल के मुकदमात में भी प्लानिंग है, मनसूबा साजी है, वो जेल के अंदर बैठ कर होती है। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जेल के अंदर का छोटे से लेके बड़े तक अमला मुलव्विस है और ख़ुद जेल के अंदर जो सादा लो अफराद हैं, जो किसी छोटे से जुर्म में, किसी बकरी चोरी के जुर्म में या किसी गुस्से की हालत में कोई छोटे मोटे जुर्म के इर्तिकाब की सूरत में पहली दफ़ा जेल के अंदर चले जाती हैं, जेल में किसी जेल की हवा उनको खानी पड़ती है और वहाँ जाकर उनको ऐसे हालात का सामना है कि वो ख़ुद मंशियात का शिकार हो जाती हैं, ख़ुद मंशियात फरोशी भी करती हैं और मंशियात नोशी भी करती हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। और बाहर आकर फिर वो एक अच्छे इंसान बनने के बजाय वो एक इंसान गलत माशरे की तरगीब देती हैं और उसको बढ़ोतरी देती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे इन तमाम चीज़ों के हवाले से सदेबाब कैसे मुमकिन है। ज़फ़र इकबाल तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वापस आती हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी जेल के हवाले से कि जेल में किस तरीके से कार्रवाइयाँ मंशियात के हवाले से और दीगर कार्रवाइयाँ आदि मुल्ज़मान बैठ के कर रहे हैं और किन बाअसर शख्सियात के ज़ेर साया कर रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे ज़फ़र इकबाल तारड़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। लाइन कट गई है, अभी दोबारा रब्ता होगा, हम दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से बात कर रहे थे चर्च के हवाले से, मंशियात के हवाले से। मंशियात की कोई एक किस्म नहीं है,
बहुत सारी अक़साम हैं जिसमें आइस है, हेरोइन है और कोकीन है और दीगर चीज़ें हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे मज़ीद कि ये चीज़ें वहाँ तक कैसे पहुँचती हैं और किस तरीके से ये इनका सदेबाप मुमकिन है। एक चीज़ और बड़ी टेक्निकल सी है कि इस हवाले से बात करेंगे, ये जो अदालतें हैं, अदालतें जो रिलीफ दे देती हैं मुल्ज़मान को, अब अदालतों का क्या कसूर है? देखना यह है कि अदालतों का कसूर है या फिर अदालतें कानून ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें, ऐसे जराइम प्रूव नहीं हो सकते और जिसकी वजह से जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह से जो जुडिशरी, जो वकला हैं, वकला हजरात का इस हवाले से क्या किरदार है, वो क्या कर रहे हैं? क्या हमारे कवानीन इस कदर कमज़ोर हैं कि वकला हज़रात को रास्ता मिल जाता है? इसी तरह सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी है। पुलिस अगर नाक़िस तरीके से तफ्तीश करेगी, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी, मैं एक इसमें एग्ज़ाम्पल बड़ी देता हूँ कि एक चीज़ आम देखने में आती है कि जजिस का ये कहना है वो काजी नहीं हैं बल्कि वो जस्टिस हैं, वो मुंसिफ हैं या वो अदालत की सीट पर एज अ जज बैठे हुए हैं। तो उन्होंने फैसला करना है क्या कागजात जो उनके सामने प्रोवाइड किए गए हैं या ऐसे दलाइल, ऐसी एविडेंस, ऐसे सबूत उनके सामने मौजूद है जिनकी बिना पर वो कानून की नज़र में फैसला कर सकती हैं। ऑल दो कि उनके सामने भी अगर कोई मशकूक हरकत होती है, कोई कत्ल होता है या कोई और ऐसा वाक़या होता है, चूँकि वो आई विटनेस उस तरह से बन के खुद सज़ा नहीं दे सकते, उनको कानून के प्रोसेस से गुजरना है, तो वो उस वक़्त तक वो सज़ा अनाउंस नहीं कर सकते जब तक वो तमाम शवाहिद मौजूद ना हो। अब हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर ज़फ़र इकबाल तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। तारड़ साहब, टेक्निकल इशू की वजह से हम आपको स्काइप पे नहीं ले सकेंगे, ऑडियो के ज़रिए हम आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ ऑडियो पे कर रहे हैं? जी, मेरी आवाज़ आ रही है जी। हम आपसे पूछ रहे थे इस हवाले से, मंशियात के हवाले से हम जानना चाह रहे थे कि अडियाला जेल में अभी रिसेंटली कार्रवाइयाँ हुई हैं और जो मंशियात वहाँ से पकड़ी गई है उसकी इंक्वायरी भी हेल्ड की गई है और जो अडियाला जेल के लोग हैं, खुद अमले के लोग हैं, उन एहलकारान उनको मुअत्तल भी किया गया है। इंक्वायरी जो अभी रिसेंटली हुई है उसके मुताबिक वो अमले के लोग खुद मुलविस हैं इस हवाले से। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि अडियाला जेल में बैठ के ये कार्रवाइयाँ कैसे मुमकिन है? शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौजूद पे बात करने का मौका दिया। सर, गुजारिश ये है कि जो भी जहाँ भी कोई ऐसा मसला होता है, कोई काम होता है, तो उनका जो स्टाफ है, उनके जो मुलाजमीन है, वो डेफिनेटली उनके साथ इंगेज होते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल जो कोई बंदा इस तरह का काम कर ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। इतनी सिक्योरिटी होती है, कैमरेज होते हैं, बाकी हर जगह पे वो चेक होता है, चीजें चेक होकर जाती हैं जेल में, और जेल में जो चीजें पहुंचाई जाती हैं उनकी काफी जगह पे स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद फिर वो जेल में वो खाना जो स्क्रीनिंग के बाद होता है, चीजें जो दी जाती हैं वो स्क्रीनिंग के बाद होती है। तो ये जो अमला है वो उसके साथ इंगेज होता है, और इंगेज होने के बाद ये लोगों को वहाँ पे जो नशे के आदि लोग हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, और एक उनका बहुत बड़ा वो उन्होंने इसको सोर्स बनाया हुआ है। वहाँ पे लोग जो है वो जो नशे के आदि हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं और वो अपना नशा पूरा करते रहते हैं, और साथ साथ कुछ लोग ऐसे वहाँ पे चले जाते हैं जो सिर्फ जेल में इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे उन्होंने ये मंशियात का धंधा करना होता है। सही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, अदालतें जो हैं क्या आप समझती हैं अपनी जिम्मेदारियां इस तरह से अदा कर रही हैं कि पुलिस, जिसमें ANF स्पेशल जो फोर्स है, नारकोटिक फोर्स, वो भी शामिल है, बड़ी मुश्किल से कुछ रैकी करके कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती हैं और उसके बाद वो अदालतें वो फौरी तौर पर उनको बरी कर देती हैं या उनको बेल आउट कर देती हैं, मुल्ज़मान भाग जाते हैं और ये मंशियात का धंधा उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ अरूज पर जाना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। आप समझते हैं कि ऐसी भी गलतियाँ हो रही हैं? हम जो मामला देख रहे हैं, हमारे पास जो मंशियात के केसेस आते हैं, हम जो चीजें वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जो हमने वहाँ से
चीजें समझी हैं। उसमें पहली बात तो ये है कि जजेस जो हैं वो बगैर वजह से उनको क्विटल नहीं करते। जो कन्विक्शन है उसके लिए कोऑपरेटिव पीस ऑफ एविडेंस जरूरी है, और जो एविडेंस है वो उसकी पूरी चेन मिलती हो। तो एक होता है इस तरह का है जो पुलिस है, इसमें पुलिस जो है वो कंप्लेनेंट भी होती है और विटनेस भी पुलिस होती है, प्राइवेट विटनेस इसमें मौजूद ही नहीं होता। तो एक तो ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो थाने में बैठ के की जाती है, जो वकूआ सच्चा भी होता है उसके मौके पे कोई गवाह मौजूद ही नहीं होता। तो जब हम लोग मुकला जब क्रॉस एग्जामिनेशन में जाते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो आयु है वो अहम विटनेस होता है, वहाँ उसको जो क्रॉस किया जाता है। तो क्योंकि वो सारी की सारी मोस्टली जो है जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, जो उसकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिखी जाती है वो सारी की सारी उनके राइटर लिखते हैं और वो उनको चीजों का पता ही नहीं होता। तो अल्टीमेटली जब वो कंट्राडिक्ट करती है उनकी जो इस्तगासा है, इस्तगासे का भी जो फॉर्मेट है वो उनके राइटर के पास मौजूद होता है। वो रटी रटाई बातें उसमें डाल देते हैं और वकूआ कोई और होता है, लिखा कुछ और जाता है। और दूसरी एक और बात यह है कि पुलिस जो है वो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है जो नशा करने वाले हैं, नशा के जो आदमी है, जो नशा मतलब पीने वाले हैं, वो जो सप्लाई करने वाले हैं, जो उन बेचने वाले हैं, उनके खिलाफ तो ऑलमोस्ट FIR वो देते ही नहीं है, उनसे तो वो अपना माल पानी वैसे ही बना लेते हैं। दूसरी सर ये है कि जो ट्रायल होता है, जब ट्रायल में चीजें जो जूरिस्प्रूडेंस है और जो इस्लामिक नजरिया है उसमें ये देखा जाता है कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो अल्टीमेटली वो अक्यूज को जाता है। अक्यूज पर्सन जो है वो ट्रायल में इसलिए बरी हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन और उसकी खुद साख्ता से गवाह बनाए जाते हैं। गवाहों पे जब क्रॉस होता है तो उनकी एविडेंस वो शटर होती है और कंट्राडिक्शन आती है, कोऑपरेट नहीं करती। जब वो एविडेंस कोऑपरेट नहीं करती तो अदालतों को ये शक होता है कि शक होता है कि उनको अदालतें बरी कर देती हैं। जी जी, जो अभी आप बता रही हैं कि पुलिस की जानिब से नालायकियां सामने आती हैं, आप समझते हैं कि ये इस कदर एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं या इनको समझ नहीं होती है कि इन्होंने किस तरीके से कानून की बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी करते हुए इसकी FIR दर्ज करनी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, या समझती हैं कि ये भी एक करप्शन का एक सिलसिला है कि अपनी PR भी बना ली, वो जो अपनी कैलकुलेशन पूरी करनी होती है, काउंटिंग पूरी करनी होती है कितनी FIR जितनी हमने रजिस्टर की हैं, लोगों को पकड़ दकड़ की है और उसके बाद वो अदालतों पर मुद्दा डाल दिया जाता है। क्या पुलिस है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पुलिस उनके खिलाफ FIR देती है जो नशे के आदी होते हैं। नशा बेचने वालों के, सप्लाई करने वालों के खिलाफ बहुत कम FIR दी जाती है। और एक और अहम चीज ये है जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें वो रिकवर करते हैं वो मोस्टली थानों में पड़ी जाती है, उनके जो मुआवक खाने वहाँ पे पड़ी जाती है। अगर वो सैंपल के तौर पे जब भिजवाई प्रॉपर तरीके से नहीं जाती है और उनकी सैंपलिंग जो है वो वहाँ से प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। दूसरी एक और चीज है जो सुप्रीम कोर्ट या आला अदालतें हैं वो बारहा कह चुके हैं कि जो जितने पीसेस होते हैं, जितने उनके जो पीसेस वगैरह हर चीज के होते हैं, वो हर टुकड़े का, हर पीस का जो सैंपल अलग से करवाया जाए। तो जब से वो पकड़ तो बहुत सारी और लेकिन सैंपल के लिए कुछ थोड़ी सी चीज भेज देते हैं, किसी एक टुकड़े का पीस भेज देते हैं, तो वो जब उनकी सैंपलिंग जो है तो लेबोरेटरी उनको क्लियर नहीं करती, वो उस तरह की वो निकलती नहीं है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन वीक हो जाती है और वो अदालतों से लोग जो है ना वो एक्विटल हो जाते हैं बजाय से कि वो उनको कन्विक्शन हो। तो कन्विक्शन के लिए जो है वो सबसे जो चीज अहम है वो एविडेंस है, और एविडेंस में ये प्रूव करना होता है कि क्या कि उसको सजा बनती है। और अदालतें जो बरी करती हैं वो इसलिए बरी कर देती हैं क्योंकि उनकी जो एविडेंस है वो कोऑपरेट नहीं करती। जब कोऑपरेट नहीं करेगी तो डेफिनेटली कोर्ट्स जो है वो उसको एक्विटल करती है। जो भी मुलजमान आते हैं जो जिनके खिलाफ B की A की B की C की FIR लॉ देती हैं। ये बताइए कि मंशियात के हवाले से जो जराइम हैं इनकी सजा है क्या? सर जो इसका सेक्शन 9 है उसमें
100 ग्राम से नीचे तक ये 3 साल है, उससे जो 9B है उसकी 7 साल तक सजा है, और जो 1000 ग्राम से ऊपर है उसकी 14 साल पनिशमेंट, और जो 10 केजी से ज्यादा होती है उसकी जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है। लाइफ इम्प्रिजमेंट है। आज तक इस इशू के ऊपर मनशियात के हवाले से लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजाएं हुई हैं? बहुत कम देखने में मिली हैं। क्या वजह है इसकी, आप समझते हैं? सर लूपहोल्स हैं इन्वेस्टिगेशन में, कुछ मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया जैसे अभी हर जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, जब आप किसी पे रेड करते हैं जहाँ पे आप FIR के खिलाफ देते हैं, जो आपका अक्रेंस की प्लेस होती है वहाँ पे मॉडर्न डिवाइस के साथ उसकी रिकॉर्डिंग की जाए और प्रॉपर उसको बताया जाए, वो एविडेंस जो है उसकी रिकॉर्डिंग जो वो भी कोर्ट में पेश की जाए। अगर वो एविडेंस में सारी चीजें वो प्रूव कर जाते हैं तो डेफिनेटली पनिशमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नहीं होगा। और ज्यादातर केसेस में आप समझते हैं ऐसा ही होता है कि वो लेकुनास रह जाती हैं, वो एविडेंसेस बेसिक पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सादी सी बात है, प्राइवेट नहीं गवाह हो होता कोई नहीं, आप पुलिस में समझते हैं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स अलग से फोर्स सारी कार्रवाई में जो बर्डन है उसको कुछ डिवाइड किया जाए, जब खबरें आती हैं, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है तो उस पर वो छापा मारते हैं और उनको अरेस्ट करते हैं। आप नहीं समझते जुडिशियल सिस्टम में भी एक अलग से एक स्पेशल कोर्स होनी चाहिए नारकोटिक्स के हवाले से, जो सिर्फ और सिर्फ मनशियात के केसेस को डील करें, स्पीडी ट्रायल करें, और वो जो लेकुनाज हैं उस हवाले से इनको फौरी तौर से दूर किया जाए, इन लेकुनाज को खत्म किया जाए, ताकि इस मनशियात की लानत से हम छुटकारा हासिल कर सकें। सर जो पार्लियामेंट है उसके एक तो सेपरेट जैसे वो इदारा बना है, वो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वो पुलिस से इसको मुबर्रा किया जाए, पुलिस से सेपरेट किया जाए, और ये जो घरों के घर उजाड़े उजड़ रहे हैं लोग जो है वो अपने प्यारों को नशे की लत में पड़े हुए वो छोड़ देते हैं या वो घर छोड़ के चले जाते हैं। इसका प्रॉपर सर हल यही है कि जब इसकी लोगों को सजा होगी उसको वैसा मैकेनिज्म बनाएगा, सप्लाई और उसकी सेल को रोका जाए, बजाय इसके जो नशे जो नशा करता है उसको पकड़ा जाए। ठीक है, उसकी जो सेल करता है, जो लोगों की जिंदगी को उससे खेल रहा है, उसको कानून ये कहता है कि अगर एक बेगुनाह जो है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, क्या कितने ही गुनाहगार जो है उनको छोड़ दिया जाए या उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन कानून ये भी कहता है कि जिसने कसूर किया उसको सजा मिलनी चाहिए। अब कसूर तो वो कर रहा है जो लोगों को बेच रहा है, जो फरोख्त कर रहा है, जो लोगों की जिंदगी से खेल रहा है, जो खानदानों से खेल रहा है, जो पाकिस्तान से खेल रहा है। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज और है, मुखबरे खास का एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा FIR की शख्स जा रहा था, वो एक कॉपी पेस्ट स्टोरी होती है, और वो उसके हाथ में नीले रंग का शापिर था, उसने पुलिस पार्टी को देखकर पीछे की तरफ कदमों पे आगे बढ़ा और वो भागने की कोशिश की, जिसको दबोच लिया, काबू कर लिया गया। और ये मुखबरे खास की कानून में क्या हैसियत है, ये कौन शख्स होता है? सर मुखबरे खास जो है ये इसके कोई कानून में अदरवाइज डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ ये है कि ये इस्तगासे का एक फॉर्मेट है जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने जो रहते रखे हुए हैं, जो उनके पास में, क्योंकि मोस्टली जो तफ्तीशी अफसर हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो अपने जो मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन है वो खुद करते नहीं, उनके राइटर बैठे होते हैं, वो उसको तहरीर करते हैं, वो ज़मीनी जो है वो भी वही तहरीर करते हैं, सप्लीमेंट स्टेटमेंट भी वही लिखते हैं, 161 की स्टेटमेंट भी वही लिखते हैं, सारी की सारी स्टेटमेंट जब वो तैयार करते हैं तो आइए जो है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जितने लोग होते हैं वो इस चीज से बेखबर होते हैं कि वकूआ क्या है, मामला क्या है, और जब वो एविडेंस में जाते हैं तो एविडेंस में जब उनसे क्रॉस किया जाता है तो फिर वो क्रॉस में मतलब वो उसको प्रूव नहीं कर पाते और अल्टीमेटली फायदा होता है केस को, मुल्जिम को फायदा होता है।
ये मुखबर खास हर स्टोरी का एक वर्जन है। जिमनियों के अंदर भी आपने बताया ऐसे लैकुनास रह जाती हैं, तो इनकी कोई मुखबर खास जो होते हैं, इसकी कहीं कोई कानून में, कोई पुलिस रूल्स में किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद है जो हाईएट्स हैं एसएचओ से लेके आईजी तक, क्या इनको इस मुखबर खास के हवाले से अंदाजा होता है, आइडिया होता है, कोई क्वालिफिकेशन होती है इनकी इस हवाले से, या इन द एयर ही सब कुछ चल रहा है? मैंने कहा कि ये जो मुखबर खास की अभी आपने डिटेल से बात की है, ये मुखबर खास के हवाले से ये जो हर एफआईआर का एक फॉर्मेट होता है, इसकी को कानून में खसूसी को गुंजाइश मौजूद है, को क्वालिफिकेशन मौजूद है? ये एसएचओ से लेके ऊपर तक सबको नॉलेज है कि ये मुखबर खास रिपोर्ट करता है, तो इसकी नाम राज में रखा जाएगा बताने वाले का, तो उसकी आड़ में ये उन्होंने ये मुखबर खास लफ्ज लिया है। नहीं, रखा जाएगा पब्लिक नहीं कर सकते उसका नाम, लेकिन मुखबर खास की गुंजाइश मौजूद है, मुखबर खास की इजाजत है, इसकी कोई क्वालिफिकेशन है, कोई इसकी लाइन एंड लेंथ है कि ये जिस मर्जी को मुखबर खास बना लिया जाता है बैठे बैठे? और मुखबर खास तो सर कानून में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि उसको प्रॉपर बताना चाहिए कि मैं किसने बताया है, फलां शख्स ने बताया है, उसको स्टोरी में तो बताया जाए ना। उसकी स्टोरी में अगर प्रॉपर बताया जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन में वो चीजें प्रूव होंगी और उस पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो जो उनका मुखबर है तो डेफिनेटली सजा भी होगी। अच्छा तारड़ साहब, अभी आपने ये कहा है कि यही मुखबर खास होते हैं या कुछ लोग इन्होंने हायर किए हुए, तो जो जिम्नियां लिख रहे होते हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशंस लिख रहे होते हैं, तो क्या इसकी इनको इजाजत है प्रॉपर या ये गैर कानूनी हरकत है? सर ये गैर कानूनी हरकत है। इसी तरह हाईकोर्ट ने अभी वो पटवारियों के जो मुंशी हैं उन पे पाबंदी लगाई है ना कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी तरह ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ वो जो राइटर्स हैं वो भी इसी तरह कर रहे हैं, अपनी मर्जी की स्टोरी लिख के उनके सामने रखते हैं और वो उन पे साइन करते हैं, उनको पता ही नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता ही नहीं होता कि इसमें क्या लिखा है, वो साइन करता है, नाम उसका चलता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का लेख राइटर रहा होता है। तो इससे भी बाइन होना चाहिए जिस तरह पटवारियों के मुंशियों पे बाइन हुआ हाईकोर्ट ने जिस तरह किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तारड़ साहब, आखिरी बात बताइएगा इस हवाले से कि ये जो मुखबर खास जिम्नियाँ लिखते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसके बाद लैकुनाज रह जाती हैं, या बाज़ दफ़ा दुश्मनियाँ होती हैं, या बाज़ दफ़ा पुलिस की कुछ अपनी ऐसी अना होती है जिसकी वजह से झूठे मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं, या पैसे लेके किसी शख्स को फंसाने के लिए झूठे मुकदमात इसी तरह 9C और दीगर मुकदमात दर्ज होते हैं, तो इस हवाले से पुलिस के खिलाफ को खास कार्रवाई हो सकती है ऐसी? सर मैं अर्ज करता हूँ, एक तो ये है कि मोस्टली ऐसा होता है जो सप्लाई करने वाला है या जो बेचने वाला है, अगर उनको किसी को भी ये पकड़ लेते हैं तो वहां से पैसे लेके ये 9C को 9B में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो जिनके पास थोड़ी सी कोई इस तरह की मंशियात का कोई निकल आता है उनको 9C में रगड़ दिया जाता है। और इसमें एक ये चीज भी होती है जिनसे ये पुलिस ने स्किल निकालनी होती है ना, उनपे भी FIR दे दी जाती है, क्योंकि ये इनका अख्तियार है और ये पुलिस मुदई बन सकती है इसमें, और पुलिस मुदई बनती है सब में, ये कंप्लेनेंट बन के FIR दे देते हैं। नहीं वो ठीक है, पुलिस जब ये कंप्लेनेंट बन के FIR दे देती है तो इस पुलिस ने जो गलत किया है इनके खिलाफ भी कुछ दो चीजें आती हैं, हो सकती है, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है ताकि आइंदा इस चीज से रोका जा सके, तो उसको सेम 182 की कार्रवाई उनके खिलाफ हो, या वो बंदा जो है जिसकी उन्होंने रगड़ा है, जिसको इतनी ज्यादा वो देर वो जेल में रहा है, उसका पैसा इन्वेस्ट हुआ, उसकी शोहरत को वो कंपनसेशन में चला जाता है, वो एक हत्या इज्जत और कंपनसेशन का सूट कर सकता है, और जो कंपनसेशन और हत्या इज्जत का केस है वो काफी हद तक अभी वो डिग्री हो रहे हैं उनके फेवर में। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपका। नाज़रीन, हमने इस सरासिल गुफ्तगू के अंदर ये जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की कि मंशियात की बढ़ने की असल वजूहात क्या हैं, तो जवाब फिर वही है जो तकरीबन हर दफ़ा हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं। सबसे पहले जो इंटरनल करप्शन है, हमारी सोच की करप्शन है, उसको ख़त्म करना होगा, जिसके बाद इदारों को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी। इदारे इस वक्त अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अदा करने से बरी ज़िम्मा हैं, इनकारी, मैं यूँ कहूँगा इनकारी हैं। हुकूमत
अपने इलेक्शंस सीधे कर रही है। पहले इलेक्शंस की तैयारियां होती हैं, फिर इलेक्शन जीतते और हारते हैं, फिर इलेक्शंस में जीतने और हारने वाले एक दूसरे के खिलाफ अपीलें करते हैं और फिर अगले इलेक्शन की तैयारियां हो जाती हैं। जबकि इदारे, इस्टेब्लिशमेंट जो इदारे चला रही है वो खुद ब खुद अपने इदारे चल रही हैं। इदारों में जो फौरी तौर पर इस्लाहात की ज़रूरत है, चाहे अभी जिस तरह से मंशियात के हवाले से अगर इनका मंशियात का फोरम अदालतों का अलग टोटल कर दिया जाए और इसी तरीके से पुलिस फोर्स पर से, पुलिस पार्टी पर से ये बर्डन कम कर दिया जाए और इसकी भी एक फोर्स अलग से जैसे एंटी नारकोटिक्स फोर्स काम कर रही है काम शुरू कर दे और उसके बाद उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाए, तो यकीनन इस मूजी वबा से, इस मूजी मर्ज से, इस मूजी लानत से हम अपनी जान छुड़ा सकते हैं। वरना जिस तेज़ी के साथ ये मंशियात बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में हम एक मंशियात फरोश और मंशियात नोश नस्ल पैदा करने जा रही हैं, क्योंकि रेशो इंतहाई ख़तरनाक हद तक इस्तेमाल करने वालों की और बेचने वालों की बढ़ती जा रही है। इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का ख़त्म, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।